नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, अधिगम के कई सिद्धांतों को हम पढ़ चुके हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का, पावलोव का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद, ये कई सिद्धांत हम अब तक पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट सिद्धांत यहाँ पर है क्षेत्र या तलरूप अधिगम का सिद्धांत। क्षेत्र कह दो या तलरूप कह दो, एक ही बात होता है। इसे कहते हैं हम क्षेत्र या तलरूप अधिगम का सिद्धांत। SOR थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। S का मतलब है यहाँ पर स्टिमुलस, O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, R का मतलब है यहाँ पर रेस्पॉन्स। स्टिमुलस, ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पॉन्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। SOR थ्योरी है। पहले मैंने आपको जो पढ़ाई है वो SR थ्योरी थी, वो RS थ्योरी थी। पहले रेस्पॉन्स हो रहा था और फिर जो है स्टिमुलस मिल रहा था, ठीक है। तो वो मैंने अभी तक पढ़ाई आपको RS थ्योरी। अब हम बात कर रहे हैं SOR थ्योरी। तो इस सिद्धांत की हम बात करेंगे। क्षेत्र या तलरूप अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है कुर्ट लेविन। तो कुर्ट लेविन की मैं बात करूँ तो ये जर्मनी का रहने वाला था। मूल रूप से जर्मनी का विद्वान था और अमेरिका में रहते हुए उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो आपसे पूछा जाए कि कुर्ट लेविन कहाँ का निवासी था? वो था मूलतः जर्मनी का, लेकिन ये सिद्धांत दिया था उन्होंने अमेरिका में रहते हुए। इनका प्रयास 1916 से 1946 ईस्वी के बीच जो है लगातार रहा। मतलब 1916 से 1946 तक उन्होंने लगातार प्रयास किए और ये सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत में इन्होंने प्रेक्षणीय एवं वातावरणीय व्यवहार को विशेष महत्व प्रदान किया, इसलिए इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। मतलब इन्होंने प्रेक्षण किए और वातावरण के साथ उनका व्यवहार देखा, उसके महत्व को इन्होंने ज़्यादा बताया। उसी आधार पर इन्होंने इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र अधिगम कहा। मतलब इसमें बुद्धि का काम में, जिस चीज़ में बुद्धि काम में ली जाती है उसको बोलते हैं हम संज्ञान। तो ध्यान रखना है आपको, संज्ञानात्मक शब्द का मतलब होता है बुद्धि से रिलेटेड। तो इसमें जो है पहले प्रेक्षण किए, फिर वातावरण के साथ व्यवहार का जो है अध्ययन किया। तो ये आपको इस सिद्धांत में ध्यान रखना है। प्रेक्षणीय और वातावरणीय व्यवहार को यहाँ पर विशेष महत्व दिया जाता है। अब देखिए, सामान्य रूप में मैं आपको इस सिद्धांत को समझा देता हूँ। कुर्ट लेविन ने क्या प्रयोग किया था? उन्होंने एक बालक पर प्रयोग किया, एक बालिका पर, एक बच्चे पर उन्होंने प्रयोग किया। यहाँ पर बालिका की मैं बात कर रहा हूँ, बालक हो या बालिका, लेकिन उन्होंने एक जो है बच्चे पर प्रयोग किया। देखिए यहाँ पर क्या था, एक खिलौना रखा हुआ था और उसके चारों ओर जो है वो अवरोध लगाता है। कैसे लगाता है? पहले बच्चा जो है इस जगह पर रुका हुआ है और इसके सामने यहाँ पर एक अवरोध लगा दिया। जब बच्चा इस अवरोध को पार करके ऊपर जा करके वहाँ से प्रवेश करने की कोशिश करता है और इस खिलौने को प्राप्त करना चाहता है, तो वहाँ पर जब इधर साइड में जाता है तो इधर इस अवरोध को इधर सरका दिया जाता है। फिर जब बच्चा इधर जाता है, इधर से आने की प्रवेश करने की कोशिश करता है इधर साइड से, तो इधर अवरोध लगा दिया जाता है। फिर जो है आगे आने की कोशिश करेगा इधर से, तो यहाँ पर भी अवरोध लगा दिया और यहाँ पर जो है थोड़ा और आगे अवरोध नहीं लगाया, तो बच्चा यहाँ से प्रवेश करके इस खिलौने को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो है ये बैरियर है। बैरियर का मतलब बाधाएं, रास्ते में जो रुकावट आई है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर बैरियर या बाधाएं हम बोल देते हैं हिंदी में। तो ये सिद्धांत इन्होंने एक बालक पर प्रयोग किया था। मतलब बालक जो खिलौने को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था तो उसके बीच में यहाँ पर जो है बाधाएं लाई गई। इस प्रकार बच्चा उन बाधाओं को पार करके अंत में जो है लगातार जो है आगे बढ़ता जाता है और अंत में जो है खिलौने को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो है कुर्ट लेविन ने एक छोटी बालिका पर प्रयोग किया एवं देखा कि उस बालिका के सामने बार बार रुकावट पैदा करने के बाद भी वह तब तक रुकती नहीं है जब तक कि वो लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाती है। तो बालिका जब तक उस खिलौने को प्राप्त नहीं कर लेती है, मतलब खिलौना उसका लक्ष्य था बालिका का, तो तब तक वो रुकती नहीं है। तो ये सिद्धांत जो है इन्होंने प्रयोग किया था कुर्ट लेविन ने। जिस प्रकार से बालिका के सामने बाधाएं आने पर भी वह मुकाबला करती हुई निश्चित मंजिल तक पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक वातावरण के धरातल पर व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आती रहती हैं। जैसे कि हर व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आती हैं। हमारे एनवायरनमेंट में जो काफ़ी कठिनाइयां हैं वातावरण में, या फिर हमारे आपस के लोगों में, समाज में हम जिसमें रहते हैं, तो हमारे सामने काफ़ी कठिनाइयां आती हैं और हम जो है उन कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की सीख ये सिद्धांत हमको देता है। मतलब जो है बाधाओं को पार करके आगे बढ़ने की ओर ये सिद्धांत हमको इंगित करता है। तो यहाँ पर कुर्ट लेविन के अनुसार सामाजिक वातावरण के धरातल पर
बाधाओं का मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही जीवन का विस्तार है। मतलब हमारे वातावरण में जो धरातल पर जो बाधाएं आ रही हैं उनका मुकाबला करते हुए और अपने लक्ष्य तक हम पहुंच जाएं तो यही हमारे जीवन का क्या है, विस्तार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुर्तलेबिन की ये बात जो है बताई गई कि सामाजिक वातावरण के धरातल पर बाधाओं का मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचना ही जीवन का विस्तार है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कुर्तलेबिन ने क्षेत्र या तलरूप शब्द या जीवन विस्तार शब्द या वेक्टर शब्द या फिर शक्ति शब्द आदि का प्रयोग किया है। अब देखिए, जिस वातावरण में रहें या फिर किसी क्षेत्र में रहें या फिर तलरूप की यहाँ पर मैं बात करूँ या फिर जीवन विस्तार की मैं यहाँ पर बात करूँ या फिर वेक्टर का मतलब भी यहाँ पर विस्तार है एक तरह से, और शक्ति की मैं बात करूँ, तो ये सब शब्द जो है किसने प्रयोग में लिए थे, कुर्तलेबिन ने। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि क्षेत्र या तलरूप या जीवन विस्तार या वेक्टर या शक्ति शब्द किन्होंने प्रयोग में लिए थे। ये कुर्तलेबिन ने अपने सिद्धांत में ये शब्द जो है प्रयोग में लिए थे। यह सिद्धांत जोखिम नहीं लेने या फिर प्रयास नहीं करने वाले व्यक्तियों को बोझ की तरह समझता है। मतलब इस सिद्धांत को हमको क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि हमको जो है अंत में सफलता मिल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रयास नहीं करते हैं और जो जोखिम नहीं उठाते हैं, उन व्यक्तियों को यह सिद्धांत एक बोझ मानता है। मतलब समझता है कि इस सिद्धांत जो है ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में जो जोखिम नहीं ले या फिर प्रयास नहीं करें। यह सिद्धांत हमको निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख देता है। देखिए, कुर्तलेबिन ने उस सिद्धांत के माध्यम से क्या बताया है कि निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो निरंतर आगे बढ़ने की सीख ये सिद्धांत हमको देता है। इस सिद्धांत में सामाजिक वातावरण एवं विशेष चुनौतियों को समझकर सीखने पर यह बल देता है। मतलब हमारे समाज में क्या क्या परिस्थितियां चल रही हैं या फिर क्या क्या चुनौतियां चल रही हैं, उनको समझो और समझ करके जो है उनको जो है दूर करो। तो यहाँ पर यह सिद्धांत क्या कहता है कि सामाजिक वातावरण एवं विशेष चुनौतियों को समझ करके सीखने पर यह बल देता है। अब देखिए, इसकी उपयोगिता क्या क्या है कुर्तलेबिन के सिद्धांत की, जिसे हम क्षेत्र या तलरूप सिद्धांत या जीवन विस्तार सिद्धांत के नाम से जानते हैं। SOR थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। तो इसके क्या क्या उपयोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के जो है फील्ड में क्या क्या इसके यूजेज हैं, तो उनकी मैं बात करूं तो पहला उपयोग क्या है इसका कि बाधाओं से मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की सीख ये हमको सिद्धांत देता है। मतलब पढ़ाई में जब भी हमको बाधाएं आए तो लगातार हमको मेहनत करते जाना है और उन बाधाओं को पार करके लगातार जो है आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये सिद्धांत कहता है कि बाधाओं का मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की ये सिद्धांत हमको सीख देता है। दूसरा उपयोग है इसका, प्रेक्षण के द्वारा सीखने पर भी जोर देता है। मतलब किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करो और उससे कुछ सीखो। तो इस बारे में बात बताता है ये सिद्धांत हमको कि प्रेक्षण करो मतलब ऑब्जर्वेशन करो और ऑब्जर्वेशन से कोई चीज़ सीखो, तभी ये सिद्धांत जो है काम में आएगा। मतलब इस सिद्धांत का यूज़ करना है हमको। तो अपने जीवन में जब भी आप किसी चीज़ को प्रेक्षण करते हो तो उस चीज़ को आप जो है सीखो और सीख करके उसको अपने जीवन में उतारो। तो ये प्रेक्षण के द्वारा सीखने पर यह सिद्धांत जोर देता है। तीसरी मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यह सिद्धांत जोखिम लेने की शक्ति देता है। मतलब ये सिद्धांत कहता है कि जोखिम लेना चाहिए। आप जोखिम लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप सफलता की ओर जा पाओगे। क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता है वो असफल होता है। जीवन में सफल होना है तो रिस्क लेनी ही पड़ती है। तो ये सिद्धांत हमको जोखिम लेने की सीख या शक्ति देता है। अगला है सामाजिक वातावरण से सीखने पर यह बल देता है। मतलब अपने आसपास के वातावरण से सीखो, लोगों को देखो कैसा व्यवहार है उनका, क्या कर रहे हैं, तो उनसे देख करके सीखो। मतलब सामाजिक वातावरण में सीखने पर यह सिद्धांत हमको बल देता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आगे, पांचवा इसका उपयोग है यहाँ पर आत्मविश्वास को बढ़ाता है ये सिद्धांत तथा सकारात्मक सोच पर यह बल देता है। तो ये सिद्धांत क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमारी पॉजिटिव सोच करता है ये सिद्धांत। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सकारात्मक सोच पर ये सिद्धांत बल देता है। कुर्तलेबिन ने 1916 से 1946 तक अपना प्रयोग किया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। 1916 से 1946 ईस्वी तक लगातार इन्होंने प्रयोग किए थे। तो 1946 ईस्वी में सामाजिक शोध के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को भी इन्होंने अपनाया था। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब कोई काम करके और उससे जो है खोजना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर कुर्तलेबिन कहता है 1946 में किसी सामाजिक शोध करो किसी सामाजिक क्षेत्र में, और क्रियात्मक अनुसंधान को इन्होंने अपनाया। तो सामाजिक शोध के क्षेत्र में इन्होंने क्रियात्मक जो अनुसंधान है, फंक्शनल डिस्कवरी, ठीक है, तो फंक्शनल डिस्कवरी को इन्होंने अपनाया। तो यह आपको ध्यान रखना है, ये इसका जो है निचोड़ है। कुर्तलेबिन का सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एक और सिद्धांत आता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत या मॉडलिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं।
तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या है, प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत क्या है, मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत क्या है। चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ 1986 ईस्वी में सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम की मैं बात करता हूँ। तो सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम जो है इसके प्रस्तुत करता है अल्बर्ट बांडुरा। कई बार डायरेक्ट पेपर में आ जाता है बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया या फिर सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत 1986 में दिया था। तो बांडुरा का सिद्धांत आपको याद रखना है, अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया। 1925 में जो है कनाडा देश में इसका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बांडुरा का जन्म कहाँ हुआ था, कनाडा में। तो बांडुरा का जन्म कहाँ पर हुआ था, कनाडा में हुआ था। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका में रहते हुए कार्य किया था। तो ये जो है अमेरिका में रहते हुए इन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी जो है खोजें करी, बहुत सारे काम किए। अब इन्होंने जो है जोकर, गुड़िया और बच्चों की टेलीफिल्म जो होती हैं उन पर इन्होंने जो है प्रयोग किए। अब देखिए सिद्धांत में बता देता हूँ। जोकर जो होते हैं ना बच्चे जिससे खेलते हैं, जोकर या फिर गुड्डा गुड़िया जो होते हैं वो, और बच्चे की छोटी टेलीफिल्म जो होती हैं वो, इन पर इन्होंने प्रयोग किया। तो इस सिद्धांत के बारे में आगे बताता हूँ मैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो कि बांडुरा ने दिया 1986 में। तो सामाजिक वातावरण में मान्य या फिर अमान्य प्रकार के व्यवहार होते हैं। कुछ तो अपने समाज में माने जाते हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं, कुछ व्यवहार जिनको हमारा समाज मान्यता नहीं देता है, जो कि बालक को मान्य व्यवहार ग्रहण करना एवं अमान्य व्यवहारों को छोड़ना या फिर सिखाना ही सामाजिक अधिगम है। तो सामाजिक अधिगम का मतलब होता है अच्छी चीज़ों को सीखना समाज से और बुरी चीज़ों का त्याग करना, अच्छे व्यवहारों को ग्रहण करना और बुरी चीज़ों को, अमान्य व्यवहार जो हमारे समाज में मान्य नहीं है तो उनको क्या करना, छोड़ना या सीखना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो ये सिद्धांत किस पर बल देता है कि सामाजिक वातावरण में मान्य और अमान्य व्यवहार जो होते हैं उनको सीखने के बारे में ये सिद्धांत हमको देता है। तभी इसका नाम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया, क्योंकि समाज से रिलेटेड है। 1977-78 में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो 1977-78 में तो इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, लेकिन मूल रूप से ये सिद्धांत जो है संशोधित कब किया गया, 1986 में। अब इसमें क्या कैसे संशोधन होता है, 1986 में जीन पियाजे से प्रभावित होकर अपने सिद्धांत में संशोधन किया था बांडुरा ने, और इस सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत नाम दे दिया। पहले इसका नाम था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, लेकिन जीन पियाजे से जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था उस संज्ञानात्मक सिद्धांत से इन्होंने प्रेरणा ली बांडुरा ने, और इस सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का नाम रख दिया सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1986 में इन्होंने संशोधन किया था। अब इस सिद्धांत को जो है हम कुछ नामों से भी जानते हैं, जैसे कि मॉडलिंग थ्योरी भी इसको कह देते हैं और प्रेक्षणीय सिद्धांत भी इसको हम कह देते हैं। मॉडलिंग थ्योरी क्या है, बालक अपने से बड़े लोगों के कार्यों को देखता है तथा उनके कार्य व्यवहार से प्रभावित होकर वह भी ऐसा ही कार्य करने लगता है, इसलिए एक मॉडल की तरह नकल करने के कारण ही इसको मॉडलिंग थ्योरी कहते हैं। अब मॉडलिंग थ्योरी में क्या होता है, मॉडल क्या होते हैं, मॉडलिंग का मतलब होता है कोई अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करना दूसरों को देख करके, तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग। तो यहाँ पर यह सिद्धांत यही कहता है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको देख कर ही हम अच्छे व्यवहारों को सीखते हैं। तो ये मॉडलिंग थ्योरी क्या कहती है कि बालक जो है अपने से बड़े लोगों के कार्यों को देखता है और देख करके ही उनसे जो है वो जैसा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार जो है बालक करने लग जाता है। तो एक मॉडल की तरह नकल करने के कारण इस सिद्धांत को, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। प्रेक्षणीय सिद्धांत, इस सिद्धांत को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बांडुरा के अनुसार कोई भी बालक उस सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहारों से प्रभावित होता है तथा दृश्य या प्रेक्षण के आधार पर व्यवहार सीखता है, इसलिए इसको प्रेक्षणीय सिद्धांत कहते हैं। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रेक्षणीय सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा किसी भी चीज़ का प्रेक्षण करता है और प्रेक्षण करके ही कोई काम जो है वो करता है, मतलब कोई चीज़ को देखता है, प्रेक्षण करता है, उसके पश्चात ही उस व्यवहार को वो सीख पाता है प्रेक्षण के द्वारा। प्रेक्षण का मतलब किसी चीज़ को देखना या दृश्य। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है आपको। मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग का मतलब अपने से बड़े लोगों से सीखता है और उसके जैसा व्यवहार करने लग जाता है, इस वजह से मॉडलिंग थ्योरी। प्रेक्षणीय सिद्धांत मतलब खुद चीज़ को देखता है और देख करके जो है फिर उस व्यवहार को अपने जीवन में उतारता है। मॉडलिंग में तो नकल कर रहा था दूसरे की, लेकिन इसमें खुद प्रेक्षण करता है। तो ये ध्यान रखना, मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि उसमें नकल भी करता है बच्चा, बड़ों को देख करके सीखता है।
या फिर वो क्या करता है, खुद प्रेक्षण करके बच्चा सीखता है। तो इस वजह से इसको प्रेक्षणीय सिद्धांत भी कह देते हैं और मॉडलिंग थ्योरी भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ध्यान रखना है आपको। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी अन्योन्य निर्धारिता के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें आपको बता देता हूँ। 3 बातें इस सिद्धांत में ध्यान रखनी है। देखिए बच्चा जो है सामाजिक वातावरण से क्या करता है, कोई चीज़ जो है उस सामाजिक वातावरण से कोई चीज़ को सीखता है। संज्ञानात्मक मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अपनी विवेक से कोई चीज़ को सीखता है, बुद्धि से। तो यहाँ पर सामाजिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। तो यहाँ पर तीर के निशान से दोनों दिशाओं में दर्शाया गया है कि मतलब आपस में अन्योन्य क्रिया हो रही है। तो इधर जो है वातावरण के साथ बच्चा क्रिया कर रहा है और इधर जो है व्यक्ति जो है संज्ञानात्मक मतलब व्यक्ति के साथ वातावरण क्रिया कर रहा है, मतलब लोगों के साथ आपस में क्रिया हो रही है। इधर कोई व्यक्ति है, इधर पूरा समाज है, तो आपस में इनमें अंतःक्रिया हो रही है। इधर तीसरा में व्यवहार है। तो बच्चा जो है सामाजिक वातावरण से सीखता है, ठीक है, या फिर सामाजिक वातावरण के लोग भी बच्चे से व्यवहार किसी व्यक्ति से सीख लेते हैं। तो आपस में इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर उत्क्रमणीय हो रहा है, मतलब दोनों दिशाओं में चल रहा है ये, ठीक है। तो इधर से दोनों दिशाओं में चल रहा है, उधर भी जो है दोनों दिशाओं में चल रहा है। तो यहाँ पर 3 बातें, यहाँ पर सामाजिक वातावरण, फिर उसके बाद संज्ञानात्मक या व्यक्ति और तीसरा व्यवहार। इन तीनों के मध्य अन्योन्य क्रिया इस सिद्धांत में होती है। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार एक बालक में होने वाले सामाजिक अधिगम 4 सोपानों पर निर्भर होता है। अल्बर्ट बांडुरा ने क्या बताया कि बच्चे में जो अधिगम होता है, सामाजिक अधिगम, वो 4 चरणों में होता है। सोपान का मतलब होता है यहाँ पर चरण। तो 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पर अवधान, दूसरा है यहाँ पर धारण या स्मृति, याददाश्त, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा जो है पुनर्बलन, ठीक है। तो 4 चरणों में बालक में जो है सामाजिक अधिगम हो जाता है। पहला अवधान, दूसरा धारण या स्मृति, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा जो है पुनर्बलन। अब इन चारों चीज़ों के बारे में समझेंगे इस सिद्धांत में। अवधान का मतलब क्या है, धारण या स्मृति का मतलब क्या है, पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है, या पुनर्बलन का मतलब क्या है। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में ये बात आती है अवधान। जिसको बालक मॉडल समझता है उसमें सही आकर्षण होना ज़रूरी है। मतलब किसी ने कोई अपना मॉडल बना लिया, कोई व्यक्ति, तो उसमें उस चीज़ की विशेषता होनी ज़रूरी है। जैसे मान लो आप मेरे कोर्स को पढ़ रहे हो, तो मेरे कोर्स में वो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए। उन चीज़ों में आपके प्रति आकर्षण होना ज़रूरी है, मतलब आपको चीज़ें अच्छी लगनी ज़रूरी हैं। तो ये हो गया अवधान। मतलब बालक जो है जिसको मॉडल मान लेता है उसमें सही चीज़ें होनी चाहिए, सही आकर्षण उस चीज़ के प्रति होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब हो गया अवधान। धारण या स्मृति का मतलब क्या है कि बालक अपने मॉडल के व्यवहार को बिंब या प्रतिमान के रूप में स्मृति में रखता है। मतलब कोई मॉडल जब उसने देख लिया, कोई व्यक्ति को अपना आदर्श बना लिया, तो उसको एक प्रतिबिंब के रूप में वो देखता रहता है, उसको अपने दिमाग में, अपनी याददाश्त में उसको उसकी जो है एक प्रतिमा बना लेता है। तो ये धारण कहलाता है, इसी को हम स्मृति कहते हैं। मतलब अपने दिमाग में उसकी एक प्रतिमा बना लेता है जिसको मॉडल मानता है, तो इसी को हम धारण या स्मृति कहते हैं। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण। बालक सीखे गए व्यवहार को वैसा कि वैसा पुनः प्रकट कर दे तो वह पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाता है। मतलब बालक ने कोई चीज़ किसी से सीखी और वैसा कि वैसा उस चीज़ को प्रकट करने लग जाए तो इसे बोलते हैं पुनः प्रस्तुतिकरण। अगला है यहाँ पर पुनर्बलन। इसका मतलब क्या है कि पुनः प्रस्तुतिकरण एक बालक के लिए अपने आप में पुनर्बलन होता है। मतलब बालक ने कोई चीज़ सीखी और उसको वैसा कि वैसा प्रकट कर दिया, तो उससे बच्चे में क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। तो पुनः प्रस्तुतिकरण से बालक में क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। तो ये 4 बातें इसमें ध्यान रखनी थी, अवधान, धारण या स्मृति, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। ये 4 बातें जो है इस सिद्धांत में आती हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में, ध्यान रखना है आपको। उपरोक्त धारण, अवधान, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन के क्रम में बालक अधिगम की प्राप्ति करता है। ये चारों आपको क्रम से याद रखने होते हैं। तो इस सिद्धांत में आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। पहले बच्चा जो है अवधान करता है, मतलब अपना कोई मॉडल बनाता है और उसके प्रति आकर्षित होता है। दूसरे में उसको अपने दिमाग में उसका एक चित्र बना लेगा। उसके पश्चात चित्र बनाने के पश्चात जो है अपने व्यवहार, सीखे गए व्यवहार को प्रकट करेगा, पुनः प्रस्तुत करेगा। उसके पश्चात उस व्यवहार से उसको पुनर्बलन मिलता है। तो चारों बातें आपको क्रम से याद रखनी है। पहले अवधान होता है, किसी को मॉडल बनाता है, फिर धारण कर लेता है उसको दिमाग में, उसके पश्चात पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, फिर लास्ट में पुनर्बलन उसको उससे मिलता है।
अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। तो इस प्रकार सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बालक जो है अधिगम की मतलब सीखने का जो है ज्ञान प्राप्त करता है। अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है वही अधिगम होता है। अगली यहाँ पर मैं बात करता हूँ अल्बर्ट बांडुरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे बाद में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत 1986 में नाम बदल दिया था इसका। 1986 में इसका सामाजिक जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोला था अल्बर्ट बांडुरा ने। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ अल्बर्ट बांडुरा को प्रेरकीय अधिगम व्यवहार के प्रवर्तक माना जाता है। तो प्रेरकीय अधिगम व्यवहार के प्रवर्तक किसको माना जाता है? अल्बर्ट बांडुरा को। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। निम्न में से प्रेरक अधिगम व्यवहार का प्रवर्तक कौन? अल्बर्ट बांडुरा। प्रेरकीय अधिगम व्यवहार का प्रवर्तक कौन? अल्बर्ट बांडुरा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर बांडुरा का सिद्धांत। इसके कुछ उपयोगिताएँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या उपयोगिताएँ सिद्धांत की। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत मान्य गुणों को तो जो है ये ग्रहण करवाता है और उन पर ये बल देता है। तो मतलब जो हमारे समाज में जो मान्य गुण हैं उनको ग्रहण करने पर यह सिद्धांत बल देता है, तभी इसको हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा इसका उपयोग है, यह सिद्धांत अभिभावक और शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि अच्छे गुणों के लिए जो है ये अच्छे गुणों के ग्रहण पर जो है बल देता है। इस वजह से अभिभावक और शिक्षक दोनों के लिए ये उपयोगी है। यह सिद्धांत प्रेक्षणीय व्यवहार के महत्व को स्पष्ट करता है। मतलब यह कहता है ये सिद्धांत कि किसी चीज़ को देखो और देखने के बाद वो चीज़ अच्छी लगे तो उसे व्यवहार में उतारो। तो इसी वजह से प्रेक्षण के आधार पर व्यवहार के महत्व को ये स्पष्ट करता है। अगला है यहाँ पर चौथी बात, यह सिद्धांत आदर्श व्यवहार के लिए प्रेरित होता है। मतलब कहता है यह सिद्धांत कि व्यक्ति को आदर्श व्यवहार अपनाना चाहिए। मतलब व्यक्ति में जो है एक मॉडल की तरह गुण होने चाहिए। तो आदर्श व्यवहार के बारे में सिद्धांत हमको बताता है। इस वजह से इस सिद्धांत को मॉडलिंग थ्योरी या प्रेक्षणीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। 1916 से 1946 तक लगातार बांडुरा ने ये प्रयोग किया था और 1986 में जो है इसका नाम बदल दिया था और 1986 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया था, संशोधन करके सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत इसको कह दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है 1916 से 1946 वाला वो पहला वाला सिद्धांत था, इसमें तो केवल आपको 1986 ध्यान रखना है। तो 1986 में इसको सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जो है कह दिया था। इससे पहला वाला जो सिद्धांत था वो कुर्तलेविन का सिद्धांत था, क्षेत्रीय तलरूप सिद्धांत था। तो ये हो गया आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या बांडुरा का सिद्धांत। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ अधिगम के प्रकारों के बारे में। अधिगम के कितने प्रकार होते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अधिगम के जो प्रकार हैं उनमें कौन कौन से प्रकार हैं अधिगम के और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका के विद्वान जिसका नाम है रॉबर्ट एम गेने, तो यहाँ पर कई बार डायरेक्ट गेमे लिख देता है वो, RM गेमे या रॉबर्ट एम गेमे। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट एम गेने भी इसको कह देते हैं हम। R का मतलब रॉबर्ट, M का मतलब यहाँ पर M ध्यान रखना है आपको। तो रॉबर्ट एम गेने आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं जिन्हें इन्होंने एक सोपान के रूप में प्रस्तुत किया। सोपान का मतलब होता है यहाँ पर चरण, मतलब एक चरणों के रूप में उसको प्रकट किया है, तो एक क्रम के रूप में उसको निर्धारित किया है। तो 8 इसके प्रकार हैं अधिगम के रॉबर्ट गेने के अनुसार। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक बार रीट में आ चुका है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार। रीट में क्वेश्चन आ चुका है कितने प्रकार, 8 प्रकार। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार, 8 प्रकार। अब 8 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा बहुविवेदन अधिगम, छठा यहाँ पर प्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम और आठवां यहाँ पर समस्या समाधान अधिगम। तो ये आपके 8 प्रकार हो गए। पहली बार जो है आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप बार बार जब इनको पढ़ोगे तो आपको ये याद होने लग जाएंगे। कम से कम 3-4 बार रिवीजन जरूर करें और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। अब देखिए आपको ये चारों चरण में आपको बता देता हूँ, 8 चरण कि 8 चरणों में किस प्रकार है। यहाँ पर देखिए
8 चरण ये आपको क्रम से ध्यान रखने होंगे। इधर जो है निम्न श्रेणी के अधिगम है और ऊपर जो है उच्च श्रेणी के अधिगम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इधर जो है बॉटम है, मतलब तल की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर में जो है टॉप की बात करूँगा। ठीक है, तो नीचे बॉटम, ऊपर टॉप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहला अधिगम कौन सा है। यहाँ पर आता है संकेत अधिगम। ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम होता है, संकेत अधिगम। संकेत अधिगम के बाद आता है दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उसके बाद आता है श्रृंखला अधिगम। उसके बाद क्या आता है, शाब्दिक अधिगम। उसके बाद बहुविभेदन अधिगम। उसके बाद प्रत्यधिगम। उसके बाद सिद्धांत अधिगम। उसके बाद समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार आपको क्रम से ध्यान रखने हैं। संकेत अधिगम जो है सबसे निम्न श्रेणी का और समस्या समाधान अधिगम जो है सबसे उच्च श्रेणी का। तो सबसे निम्न श्रेणी का संकेत अधिगम और सबसे उच्च श्रेणी का यहाँ पर समस्या समाधान अधिगम हो गया। देखिए 1 से 4 तक के अधिगम निम्न श्रेणी में आते हैं। 1 से लेकर के 4 तक के जो अधिगम हैं ये चारों जो है निम्न श्रेणी के अधिगम माने जाते हैं। इनमें भी सबसे निम्न श्रेणी का संकेत अधिगम है। ठीक है, तो संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक अधिगम, चारों जो है निम्न श्रेणी के हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक अधिगम। और ऊपर के जो 5 से 8 तक के हैं, 5 से लेकर 8 तक की मैं बात करूं तो ये जो है उच्च श्रेणी के अधिगम कहलाते हैं। ठीक है, 5 से लेकर 5, 6, 7, 8 ये उच्च श्रेणी के अधिगम है। और सबसे अंतिम अधिगम है समस्या समाधान अधिगम, क्योंकि समस्या का यहाँ पर समाधान हो जाता है। तो सबसे लास्ट में आ गए समस्या समाधान। अब देखिए 1 से 4 तक के जो अधिगम हैं इनमें तर्क और चिंतन का अभाव होता है, इसलिए ये निम्न श्रेणी के होते हैं। जबकि 5 से 8 तक के जो अधिगम हैं इनमें तर्क और चिंतन पाया जाता है, इस वजह से उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। यहाँ पर लिख रखा है मैंने 1 से 4 तक के जो अधिगम हैं उनमें तर्क और चिंतन का अभाव होता है, इसलिए इन्हें निम्न श्रेणी के कहते हैं। तथा 5 से 8 तक के जो अधिगम हैं उनमें तर्क और चिंतन पाए जाते हैं, इसलिए उच्च श्रेणी के ये माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने निम्न श्रेणी का इस वजह से 1 से 4 तक को रख रखा है, क्योंकि इनमें तर्क और चिंतन, लॉजिक नहीं है इनमें कोई, इन अधिगमों में चारों प्रकार में संकेत, उद्दीपन, श्रृंखला, शाब्दिक, इनमें कोई ना तो चिंतन है ना ही तर्क है, ना तो इनमें कोई सोच समझ की बात करी गई है ना ही किसी तर्क की बात करी गई है। तो इस वजह से इनको हम सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम कहते हैं। जबकि ऊपर वाले जो है उनमें तर्क चिंतन है, तर्क और चिंतन की बात करी गई है, इस वजह से उनको उच्च श्रेणी का अधिगम कहते हैं। साथियों इस ग्राफ से जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे निम्न श्रेणी का संकेत अधिगम, सबसे उच्च श्रेणी का समस्या समाधान अधिगम। निम्न श्रेणी के 4 अधिगम हो गए, क्रम आपको ध्यान रखना है। पहला यहाँ पर लिख रखा है मैंने, दूसरा इधर लिख रखा है, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 8 तक ये क्रम आपको याद रखने हैं। सबसे निम्न श्रेणी का संकेत, उसके बाद उद्दीपन, फिर श्रृंखला, फिर शाब्दिक। पहले इन चारों को याद कर लो, तो उसके बाद ऊपर वाले उच्च श्रेणी के चारों को याद कर लो। तो पहले यहाँ पर जो है 5 में से 5वां है बहुविभेदन, फिर प्रत्यय, फिर सिद्धांत, फिर समस्या समाधान। तो अब इन चारों को मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। पहला है यहाँ पर संकेत अधिगम। संकेतों के माध्यम से होने वाला व्यवहार संकेत अधिगम कहलाता है। जैसे चौराहे पर लाल बत्ती को देखकर आप वाहनों का वहाँ पर जमाव हो जाता है, वाहन रुकने लग जाते हैं। देखिए चौराहे पर जैसे ही आप देखोगे लाल बत्ती जब जल जाती है तो वहाँ पर सभी वाहन रुक जाते हैं उस जगह पर। तो इसको कहते हैं कि संकेत को देख करके कोई काम व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम कह देते हैं संकेत अधिगम। दूसरा प्रकार है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। यह वह अधिगम होता है जिसका प्रभाव जो है किसी उद्दीपक के कारण व्यक्ति विशेष पर आता है। जैसे कि स्कूल की घंटी बजते ही सड़क से जा रहे लोगों में विद्यार्थी लोग जो है भागना शुरू कर देते हैं। देखिए जैसे ही घंटी बजती है तो यहाँ पर जो है घंटी की आवाज़ को सुनकर के बालक जो है भागने लग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि बालकों के दिमाग में पहले से फिट है कि घंटी बजते ही जो है स्कूल में जो है जाना पड़ता है। इस वजह से बच्चे जो है स्कूल से दूर भागने लग जाते हैं जैसे ही स्कूल की बेल बजती है। तो उद्दीपन को देख करके वो अनुक्रिया करते हैं। तो संकेत हो गया पहला, संकेत को देख करके कोई काम हो रहा था, दूसरे में जो उद्दीपन को देख करके हो रहा है। तीसरा है यहाँ पर श्रृंखला अधिगम। तीसरा प्रकार है श्रृंखला अधिगम। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें किसी एक निश्चित श्रृंखला में ही पूरा करना पड़ता है। जैसे कि वर्णमाला के एक निश्चित क्रम में, जैसे कि क ख ग घ च छ ज न, मतलब एक निश्चित क्रम में इनको पढ़ना पड़ता है, तो एक श्रृंखला सी बन जाती है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं श्रृंखला अधिगम। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें किसी एक निश्चित क्रम में या श्रृंखला में पूरा करना पड़ता है। इस वजह से वर्णमाला का एक निश्चित श्रृंखला क्रम क्या कहलाता है? श्रृंखला अधिगम कहलाता है। देखिए संकेत अधिगम पावलोव के, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम थॉर्नडाइक व स्किनर के, तथा श्रृंखला अधिगम एडविन गुथरी के सिद्धांतों पर आधारित है।
तो ये इसमें बताए गए हैं कि संकेत अधिगम पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि पावलोव के सिद्धांत में कहा गया है संकेत के आधार पर, मतलब जैसे ही कुत्ते को जो है बेल बजाई जा रही थी तो उस बेल को सुन करके वो वहाँ से पर जो है उसके मुंह में लार आने लग जाती है, तो इस संकेत को देख करके उसमें अनुक्रिया कर रहा था। दूसरे में उद्दीपन को देख करके अनुक्रिया कर रहा है। थॉर्नडाइक और स्किनर के अनुसार, थॉर्नडाइक और स्किनर कहते हैं कि उद्दीपन की वजह से ही व्यक्ति या फिर कोई प्राणी अनुक्रिया करता है। श्रृंखला अधिगम जो है इसमें श्रृंखला सी बन रही है, तो ये बात बताई एडविन गुथ्री ने। तो श्रृंखला अधिगम के बारे में किसने बताया? एडविन गुथ्री ने। चौथा प्रकार है यहाँ पर शाब्दिक अधिगम। जब हमारा व्यवहार शब्दों के स्मरण या रटंत या फिर याद करने से संबंधित होता है तो यह शाब्दिक अधिगम की श्रेणी में आता है। जैसे आपने शब्द को रट लिया, कविता, कहानी, प्रश्नोत्तर रट लिया आपने, तो ये शाब्दिक अधिगम हो गया। मतलब आपने शब्दों को रट लिया या फिर याद कर लिया, तो यह शाब्दिक अधिगम हो गया। तो शब्दों को रटने या याद करने की वजह से इसका नाम रख दिया गया शाब्दिक अधिगम। अगला है पांचवा अधिगम बहुविभेदन अधिगम। जब दो या दो से अधिक उद्दीपकों में से किसी सही उद्दीपक को छांटना या पहचानना पड़ता है, जैसे कि बहुचयनात्मक प्रश्नावली में 4 में से सही उत्तर विकल्प को जानना। जैसे कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिए, तो आप सही ऑप्शन को ढूंढ लेते हो यदि आपको याद है उत्तर तो इसको कहते हैं बहुविभेदन। मतलब बहुत सारी चीज़ों में से किसी चीज़ को छांटना, तभी तो इसका नाम रखा गया बहुविभेदन। बहु का मतलब होता है अनेक और विभेदन का मतलब होता है छांटना, किसी चीज़ को अलग करना। तो बहुविभेदन का मतलब बहुत सारी चीज़ों में से किसी चीज़ को छांटना। जब दो या दो से अधिक उद्दीपकों में से किसी सही उद्दीपक को छांट लेते हैं या पहचान लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बहुविभेदन अधिगम कहते हैं। पहले तो आपने जो है शब्दों को छांटा था, शब्दों को पहचाना, शब्दों को रट लिया, उसके बाद आप जो है अब दोबारा में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शनों में से किसी एक चीज़ को छांट रहे हैं। पहले शाब्दिक अधिगम कर रहे थे, फिर बहुविभेदन करने लग गए। पहले शब्द को याद कर रहे थे, रट रहे थे, दोबारा में आप ऑप्शनों को ढूंढने लग गए। तो अगला यहाँ पर है प्रत्यधिगम, छठवां अधिगम प्रत्यधिगम। तो यहाँ पर जब विचार या विचारों के आधार पर हमारा कोई व्यवहार व्यवस्थित होता है तो वह प्रत्यधिगम कहलाता है। प्रत्यय शब्द का मतलब होता है विचार, थिंकिंग, थॉट, तथा विचार ही नवीन आविष्कारों को जन्म देते हैं। मतलब नवीन या मौलिक आविष्कार करना एक तरह से, मतलब आपके दिमाग में कोई जो है नई चीज़ आई तो आप तभी तो खोज कर पाते हो, तो प्रत्यय की वजह से आप जो है किसी नए आविष्कार कर पाते हो। मतलब आपके दिमाग में विचार आते हैं तभी आप नई खोज कर पाते हो। जब विचार या विचारों के आधार पर हमारा कोई व्यवहार व्यवस्थित होता है तो वह प्रत्यधिगम कहलाता है। विचार नवीन आविष्कारों को जन्म देते हैं, इसी वजह से नवीन या मौलिक आविष्कार करना ये प्रत्यधिगम कहलाता है। सातवां अधिगम का प्रकार है सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम ऐसे व्यवहार जो सदैव किसी निश्चित नियम या फिर सिद्धांत के आधार पर ही पूरा करना होता है तो उसे हम सिद्धांत अधिगम कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें निश्चित अनुपात होता है, हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1, तो इससे जल बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर यही बात बताई गई है, ऐसा व्यवहार जो सदैव किसी निश्चित नियम से या फिर सिद्धांत के आधार पर पूरा होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही जल बनाती है, ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर। तो मतलब एक निश्चित नियमों का पालन यहाँ पर हो रहा है या फिर निश्चित सिद्धांत का यहाँ पर जो है पालन हो रहा है, इसी वजह से इसको हम सिद्धांत अधिगम कह देते हैं। आठवां यहाँ पर प्रकार है समस्या समाधान अधिगम। तो किसी भी समस्या के समय तर्क और चिंतन के द्वारा किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना। मतलब कोई समस्या आपके सामने आई, आपने लॉजिकों के माध्यम से या फिर अपने विचारों या चिंतन के माध्यम से सोच समझ करके आपने उसका समाधान ढूंढ लिया, तो इसी वजह से इसको समस्या समाधान कहते हैं। समस्या समाधान अधिगम क्यों कहते हैं? समस्या आई है, समस्या का आपने समाधान ढूंढ लिया तो समस्या समाधान अधिगम ये हो जाता है। यह विश्व के विकास के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आपके पास समस्याएं आती रहती हैं, आप उनका समाधान ढूंढते रहते हो, तो इस वजह से पूरे विश्व का विकास होता रहता है समस्याओं का समाधान कर करके। तो ये PDF आपकी साथियों कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट डे आपको नई PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये आज आपका 12वां लेक्चर था। 20 लेक्चर में आपको जो है पूरी साइकोलॉजी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये क्रम बताए थे आपको, 8 क्रम आपको ये याद रखने हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार 8 प्रकार के अधिगम मैंने आपको बताए हैं। 8 प्रकार में आपको फिर बता देता हूँ एक बार। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार 8 प्रकार अधिगम के, ये 8 प्रकार एक निश्चित क्रम में याद रखने हैं आपको। पहला संकेत अधिगम, मतलब इसमें क्या होता है, कोई संकेत दिखाया जाता है आपको, जैसे कि आप रोड पर लाल बत्ती को देख करके वहाँ रुक जाते हैं,
तो मतलब रोड पर जो ट्रैफिक में जब आप देखते हो लाल बत्ती को, तो उसको देख करके वाहनों को रोकना, मतलब एक निश्चित संकेत को देख करके हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। अधिगम का मतलब सीखना, तो किसी चीज़ को सीख रहे हैं संकेत के माध्यम से, उसको हम संकेत अधिगम कहते हैं। पहले आपने संकेत से सीखा, दोबारा में आपको उद्दीपन मिल रहा है, फिर उद्दीपन के बाद अनुक्रिया करके आप सीख रहे हो, तो इसको ऐसे क्रम से याद रखना। पहले संकेत से सीख रहे हो, दोबारा उद्दीपन अनुक्रिया से सीख रहे हो, तीसरी बार में आप किसी श्रृंखला से सीख रहे हो, एक निश्चित क्रम से सीख रहे हो। श्रृंखला होता है ना इसमें, जैसे कह गए इसको निश्चित क्रम में आप सीखते हो कोई चीज़, इसको श्रृंखला अधिगम कह देते हैं। शाब्दिक अधिगम क्या होता है, आप शब्दों को रट रहे हो या याद कर रहे हो डायरेक्ट, जैसे कविता कहानी रट लिया आपने कोई, तो इस प्रकार शाब्दिक अधिगम आप कर रहे हो। पहले आपने एक श्रृंखला में किया, फिर उसके बाद शाब्दिक अधिगम, फिर बहुविवेदन अधिगम का मतलब बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को छांट लेना, 4 ऑप्शनों में से एक सही उत्तर को आप छांट लेते हो, ये बहुविवेदन अधिगम होता है। तो छठवां यहाँ पर प्रकार है, बहुविवेदन के बाद आता है प्रत्यय, मतलब आपका कोई विचार है और उस विचार की वजह से ही आप नई आविष्कार कर पा रहे हो, तो इसको हम प्रत्यय अधिगम कहते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है विचार। सातवां अधिगम का प्रकार है यहाँ पर सिद्धांत अधिगम, तो मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है, तो मतलब निश्चित सिद्धांतों का इस अधिगम में पालन किया जाता है, मतलब आप किसी निश्चित नियमों या सिद्धांतों से सीख करके जो अधिगम करते हो, तो इसे हम सिद्धांत अधिगम कह देते हैं। समस्या समाधान अधिगम में समस्या आती है आपके सामने, आप उसका समाधान ढूंढ लेते हो, जो कि विश्व के लिए, विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, विश्व विकास के लिए समस्या समाधान अधिगम। तो ये 8 प्रकार हैं यहाँ पर, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। 8 क्रमों में संकेत अधिगम सबसे नीचे आता है, क्योंकि संकेत से सीख रहे हो, बाद में आप उद्दीपन या अनुक्रिया से सीख रहे हो, तीसरे में आप श्रृंखला से सीख रहे हो, श्रृंखला के बाद आप जो है शाब्दिक अधिगम कर रहे हो, फिर उसके बाद आप बहुविवेदन अधिगम कर रहे हो, उसके बाद प्रत्यय अधिगम कर रहे हो, फिर सिद्धांत अधिगम, फिर समस्या समाधान अधिगम। तो इसमें सबसे उच्च श्रेणी का है समस्या समाधान, सबसे निम्न श्रेणी का है संकेत अधिगम। तो 8 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। 1 और 4 में तर्क और चिंतन काम में लिया जा रहा था, इस वजह से इनको निम्न श्रेणी 1 और 4 में तर्क और चिंतन का अभाव था, इसलिए इसको निम्न श्रेणी का कह देते हैं, जबकि 5 से 8 तक जो अधिगम है उसमें तर्क और चिंतन काम में लिया जा रहा है, इस वजह से उच्च श्रेणी का अधिगम कह देते हैं। तो ये क्रम आपको याद रखना है। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार 8 प्रकार के अधिगम हो जाते हैं। पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा यहाँ पर श्रृंखला अधिगम, फिर उसके बाद शाब्दिक अधिगम, फिर उसके बाद बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, उसके बाद सिद्धांत और समस्या समाधान अधिगम। तो साथियों, ये आपके 8 प्रकार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी साथियों में शेयर करते रहें। जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है, 96 64 39 60 24 पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हो। मात्र 100 रुपये में आपको पूरी साइकोलॉजी मिल रही है, 20 लेक्चर में आप साइकोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हो। ओनली 100 रुपये में आपको ये कोर्स मिल रहा है, और 20 घंटे में आप पूरी साइकोलॉजी को 20 क्वेश्चनों को आसानी से कवर कर सकते हो। तो 20 लेक्चर में आपको पूरी जो है ये वीडियो मिल रही है, और 20 लेक्चर में आपको पूरी जो है नोट्स कवर करा दी जाएगी, PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर नोट्स दे दी जाएगी, और आप आसानी से 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद।